हेलो एवरीवन। देखो, डेनियल गोलमैन ने एक चीज बोली थी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपकी इंटेलिजेंस का जो रोल है वो बस 20% रहता है। जो 80% रोल है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का रहता है। 80% रोल। तो ये उसने क्यों बोला था? और चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, इस लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको ये क्लियरली पता लगे कि इमोशंस का क्या रोल होता है हमारी जिंदगी में, और उस इमोशंस को हम कंट्रोल करके और उन्हें चैनलाइज करके किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यूपीएससी की प्रेपरेशन में तो ये एथिक्स में एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, जिसमें हर साल तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन तो 10 नंबर वाले आते हैं, और केस स्टडीज में आप इन कंसेप्ट्स को बहुत लिबरली यूज कर सकते हो, और ये जरूरी भी है। तो क्या सिलेबस कहता है हमारा यूपीएससी का कि इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या कंसेप्ट है, मतलब क्या होता है ये, उसकी क्या हमें इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा ही क्यों है, ये यूपीएससी सिलेबस में इस तरह का टॉपिक डाला ही क्यों है? क्योंकि देखो, यूपीएससी क्या रिक्रूट करती है, ऑफिसर्स रिक्रूट करती है ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन ऑफिसर्स किस कैटेगरी में आते हैं? ब्यूरोक्रेसी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जब ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी की कैटेगरी में आते हैं तो वेबेरियन डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी थी जो पहले दी गई थी, एक ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें इमोशंस को ना, जो आज की डेट में इमोशंस हैं उसको नेग्लेक्ट किया गया था। उसको बोला गया था कि इमोशन नहीं होने चाहिए, रिटन रूल्स होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, एनोनिमिटी होनी चाहिए। तो ये क्या कहता है, और सेपरेशन, सीक्रेसी होनी चाहिए। तो आपको ये क्या कहता है कि सीक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, एनोनिमिटी, ये सब ये कहता है कि इमोशंस का रोल नहीं होना चाहिए। इमोशंस आर बैड फॉर ब्यूरोक्रेसी, ये बोला गया था। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो आप जो है एक अच्छे वर्कर नहीं हो, आपको बिल्कुल ही रुथलेस टाइप का होना है और आपको श्रूड टाइप का होना है ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो ये बोला गया था, ये पुरानी डेफिनेशन थी ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन आज की डेट में ना ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है, जहां पे क्या देखा जाता है कि पीपल कनेक्ट ही ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, पीपल कनेक्ट। ठीक है, फिर ब्यूरोक्रेसी ना ब्रिज करती है डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसको ब्यूरोक्रेसी फिल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है ब्यूरोक्रेसी की, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो है ये 1980s में काफी ज्यादा प्रभावी हुआ था, और उसके बाद ये देखा गया कि इमोशंस का बहुत अच्छा रोल होता है। पहले अगर आ गया कि इमोशन इंटेलिजेंस की कि आपकी क्या यूटिलिटी है और ये यूपीएससी सिलेबस में क्यों डाला है, तो उसका कुछ जान लेते हैं जो कि आप आंसर्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि इमोशंस को पहले साइन ऑफ वीकनेस देखा गया था कि इमोशंस आर वीकनेस, इमोशंस मेक अस इनएफिशिएंट। कि अगर आप इमोशनल हैं, ठीक है, अगर आप कुछ ज्यादा ही कंपैशनेट है तो आप रूल को कैसे फॉलो करोगे। ठीक है, अगर आप जो है छोटी सी त्रासदी आ जाती है और आप उसमें वल्नरेबल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप फिर कैसे ठोस होके उस जो है गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो इमोशंस को बोला गया था कि इमोशन हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम आवर गोल्स, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम गोल्स बोला गया था पहले। ठीक है, और फिर बोला गया था कि इमोशंस जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग। अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो आप काम करना छोड़ देंगे, इस तरीके से बोला गया था। और इमोशंस को ना एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म देखा गया कि इमोशन इज ए सब्जेक्टिविटी। क्या बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी में कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना, लेकिन इमोशन को पहले ऐसे बोला गया था कि इमोशंस आर सब्जेक्टिविटी, इमोशन लीड्स टू सब्जेक्टिविटी। ठीक है, और इससे क्या है कि प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, और इट वीकन्स न्यूट्रलिटी। कि अगर आप इमोशनल हो किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए तो आप न्यूट्रल कहाँ से हो गए? अगर आप लेट से किसी भी आइडिया के प्रति इमोशनल हो, ठीक है, इफ यू आर इमोशनल टुवर्ड्स लेट से राइटिस्ट आइडियोलॉजी और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, तो आप न्यूट्रल कैसे होगे? तो इसलिए बोला गया था कि इमोशंस आर बैड फॉर ब्यूरोक्रेसी। लेकिन आज की डेट में डेफिनेशन चेंज हो रही है। आज की डेट में क्या बोला जाता है कि इमोशन इज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसलिए बोला गया था कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी कंपैशनेट, ब्यूरोक्रेसी शुड बी एम्पैथेटिक। ठीक है,
अब बोला जाता है कि इमोशंस मेक अस इफेक्टिव, कि आप रूल तो फॉलो कर रहे हो बट फॉर होम, तो उनकी नीड्स एंड डिमांड्स को समझने के लिए आपको इमोशंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इमोशंस का बोला जाता है मोटिवेशन देते हैं इमोशन। पहले क्या था कि भाई रूल ऑफ लॉ कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये आप उस डेस्क पे जाओ, इस डेस्क पे जाओ। लेकिन अगर आप इमोशनल हैं, ठीक है, उसकी नीड्स के प्रति, किसी भी सिटीजन की नीड्स के प्रति, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, और इमोशन बिल्ड्स ट्रस्ट। अगर आप इमोशनल नहीं हो तो आप एज ए अलूफ रहोगे, एज ए ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ट्रस्ट बिटवीन पब्लिक एंड ब्यूरोक्रेसी बनाने के लिए आपको इमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, लीडरशिप स्किल बिना इमोशन के नहीं होती। अगर आप इमोशन के बिना काम करते हो ना, तो आप मैनेजर कहलाओगे, सिर्फ एक मैनेजर कहलाओगे। बट इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स पब्लिक। ठीक है, और वो जो वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज, वो इमोशन से ही आती हैं। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ठोस हो जाओगे तो इमोशनल वैल्यूज को किस तरीके से करोगे। इनोवेशन इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, ये सब चीजें हमें इमोशन से ही आती हैं। अगर आप इमोशन मार दोगे अपने, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। आप कुछ भी नए सजेशन कैसे जनरेट करोगे, जो भी रूल है उसी को फॉलो करते रहोगे हमेशा के लिए। ठीक है, और इमोशन लीड्स अस टू फीडबैक। फीडबैक आपका इमोशन से ही आता है। ठीक है, फिर आती है बात कि लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन की कोई बात नहीं करता था पहले। तो देयर इज अ डिफरेंस। देखो, बोथ रिक्वायर्ड है। ये इनिशियल लेवल पे आपको रिक्वायर्ड होता है, जिससे आपको 20% इनिशियल सक्सेस मिल सकती है। लेकिन लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये 80% के आसपास रिक्वायर्ड होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू बस 20% रोल प्ले करता है, वो भी इनिशियल लेवल पे। ठीक है, जैसे कि एक कंसेप्ट था, इसमें बोला गया था, एक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ था। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यूएस में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। इसमें एक क्लास को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। मैं दिखाता हूँ। जैसे एक क्लास को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और इन दोनों क्लासेस में आपको टॉफी दी गई। मतलब एक मार्शमैलो इज ए टाइप ऑफ टॉफी। ठीक है, तो उसमें टॉफी दी गई क्लासेस में, और उसमें ये बोला गया था, एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें ये बोला गया था कि अगर आप, ठीक है, इन टॉफी को ले सकते हो अगर आप 10 मिनट वेट करोगे। एक क्लास में बोला गया अगर आप 10 मिनट वेट करोगे तो आपको 2 टॉफी मिलेंगी, है ना। और अगर आप इंस्टेंटली खाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही टॉफी खा सकते हो। इन स्टूडेंट्स को बोला गया, ये बच्चे थे, मतलब ये 6ठी 7वीं के बच्चे मान लो आप, है ना। और दूसरी क्लास में ये बोला गया था कि अगर आप 1 घंटा वेट कर सकते हो, 1 घंटा वेट कर सकते हो, तो आपको 4 से 5 टॉफी मिलेंगी, 5 टॉफी मिलेंगी अगर आप 1 घंटा वेट कर सकते हो तो। ठीक है, और अगर आपको अभी लेनी है तो 1 टॉफी मिलेगी, 10 मिनट में 2 टॉफी मिलेंगी, ऐसे कर करके 5 टॉफी तक है अगर आप 1 घंटा वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे पाया गया कि देर आर ओनली 10% ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड वेट फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक सिर्फ 10% स्टूडेंट ही वेट कर पा रहे हैं टॉफी लेने के चक्कर में। बाकी सब अपनी इम्पल्सेस जो है ना, एक क्रेविंग जो है, क्रेविंग को, मतलब क्रेविंग में बह जा रहे हैं बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे जो 10 मिनट का रूल बोला गया था, इसमें नियरली 50% स्टूडेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है, कि मतलब 50% स्टूडेंट जो है 10 टॉफी के लिए, मतलब 10 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं, तो लेकिन उनको 2 टॉफी मिलेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए सक्सेसफुल हो, मतलब डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर पा रहे हो, तो आपके लाइफ लॉन्ग जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के, वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो 10% है, इनको पूरी लाइफ ट्रैक किया गया, और ये पाया गया कि ये जो 10% है, ये हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल है, बीट कैरियर, बीट पर्सनल लाइफ, बीट रिलेशनशिप्स। तो ये ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक वेट कर सकते हैं, और ये अपनी क्रेविंग्स जो हैं और अपने इम्पल्सेस जो हैं उसमें गिवन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इनको भी ट्रैक किया गया, जो 50% वाले हैं, ठीक है, इनको भी ये ट्रैक किया गया बाकी क्राउड से, कि ये भी मोर सक्सेसफुल है, बट नॉट दैट सक्सेसफुल।
जो 1 घंटा वेट कर पा रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है, जो आधा घंटा वेट कर पा रहे हैं वो उससे कम सक्सेसफुल है। तो पूरी एक चेन बनाई गई और उससे डिसाइड हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज 80% रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। ठीक है, तो ये आया डिफरेंस ईयू और आईक्यू में। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि आईक्यू और ईक्यू का अगर आपको डिफरेंस करने को आ गया तो आप किस तरीके से करोगे। देखो, आईक्यू का क्या मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको डाइसेक्ट करके कई पार्ट में डिवाइड करना है और उसको सॉल्व करना है। तो डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट इज कमिंग फ्रॉम आईक्यू, कि लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, नॉलेज रिटेंशन होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बैंक पीओ एसएससी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैथ, इंग्लिश, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्यों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं? बिकॉज दे वांट टू टेस्ट योर इमोशनल क्वेश्चन, कि आप अवेयर हो कि नहीं हो, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कि 3-3 घंटे के आपको 9 पेपर लिखने हैं, वो भी बैक टू बैक, तो आप कैसे लिख पा रहे हो, आप उस मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो। और ये देखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स, चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, बैठ के एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करके लिख पा रहे हैं ना, तो उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो दे आर मोर इमोशनली मैच्योर देन रेस्पेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, फिर इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं असेसमेंट में, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन होती है, फीडबैक होता है ना। फिर डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है कि इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको मैथ स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, स्लाइड स्लाइड इंप्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिखाया जाता है। इसमें जो है इमोशनल क्वेश्चन इज फ्लेक्सिबल। और ये जो है ना आईक्यू, इसमें बचपन से लर्निंग का रोल रहता है, लेकिन ईक्यू आपकी बाद में भी लर्न करी जा सकती है। तो इट इज ए लर्नेड ट्रेट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, वो बाद में भी आ जाती है। आपने देखा होगा कई लोग जो है बहुत ही नंब टाइप रहते हैं, लेकिन कुछ एज के बाद वो काफी ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है उनका आईक्यू बढ़ गया, आईक्यू वही है, बट दे आर मोर मैच्योर नाउ, दे आर मोर लाइक सोशली अवेयर नाउ। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, साइंटिफिक मैथमेटिकल मॉडलिंग में होती है। इसकी क्या है, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, नेविगेशन, सोशल सिचुएशन, तो इन सब में इसकी एप्लीकेशन आती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि डॉक्टर है, अगर उसे अच्छा ऑपरेशन करना आता है, ठीक है, तो उसका आईक्यू का वहां पे रोल प्ले होगा बहुत ज्यादा। वहां पे वो पेशेंट की शक्ल नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा डॉक्टर है, उसको लगता है कि पेशेंट वल्नरेबल है काफी ज्यादा, तो उसको इमोशनल सपोर्ट भी देता है, उसके टुवर्ड्स सेंसिटिविटी, उससे अच्छे से बात करता है, कम्युनिकेशन अच्छा करता है, तो उसको एक भरोसा दिलाता है, तसल्ली दिलाता है। तो ये वाला जो रोल है, ये वाला रोल इमोशनल क्वेश्चन प्ले करता है। ठीक है, फिर एज एन एग्जांपल ऑफ सिविल सर्वेंट की अगर बात करी जाए कि नेचुरल डिजास्टर में किस तरीके से उसको मैनेज करना है, प्लान करेगा, फिर उसको डेटा से उसको डाइसेक्ट करेगा कि इस एरिया में इतनी हेल्प चाहिए, इस एरिया में इतनी हेल्प चाहिए। तो ये सब तो आईक्यू का पार्ट हो गया। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन का क्या पार्ट हो गया? इमोशनल क्वेश्चन का ये पार्ट हो गया कि तसल्ली दिलाना, मोटिवेशन देना। ठीक है, जो कि जो भी पॉपुलेशन है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना अच्छी तरीके से, तो ये इमोशनल क्वेश्चन का काम हो गया, है ना। जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में लगा सकते हो कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रॉपर लॉजिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, ये तो आईक्यू का पार्ट हो गया। लेकिन कस्टमर बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये वर्क कल्चर अच्छा मैनेज करना, लॉयल्टी मेंटेन करना एम्प्लॉइज की, तो ये काम किसका हो गया? ये हो गया इमोशनल क्वेश्चन का काम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब कौन कौन से पीवाईक्यू आए हैं थोड़ा देख लेते हैं कि what really matters for success, character, happiness and lifelong achievement is definite set of emotional skills। तो सेम ही चीज जो मैंने बताई थी, your EQ, not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests। Do you agree with this view? Give reasons in support of your answer। तो इसमें यही लिखना है कि 20% सक्सेस IQ से आती है, 80% EQ से आती है इंट्रो में। उसके बाद आपको जो भी इमोशनल स्किल्स हैं, जो EQ IQ का डिफरेंस है, वो जो मैंने ऊपर बताया था वो लिखना है। और उसके बाद उसको कंक्लूड कर देना है। कंक्लूड ये करना है कि दोनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, और EQ इज ए लर्निंग ट्रेट, तो उसको लर्न कराने की जरूरत है एवरी सिविल सर्वेंट में। और फिर ये क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ क्राइसिस ऑफ क्वेश्चन, डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एथिकल एंड मोरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट को
जो है आपको प्रूव भी करना है, डिसप्रूव भी करना है, दोनों चीज काम करने हैं, ठीक है। और जब आपका कंक्लूजन आएगा तो आपको ये बोलना है कि यस, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन प्ले द रोल। फिर व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न इट, डिस्कस। तो यस, दे कैन बी लर्न इट, मेन कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। फिर a positive attitude is considered to be the essential characteristic of civil servant who is often required to function under extreme stress। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम जो है ना, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ही काम है, इमोशनल क्वेश्चन का ही काम है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है? वही है कि आप जो है एम्पैथिक हो, मोटिवेटेड हो, यही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो हम डिस्कस करेंगे आगे इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस में। इट इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशन वर्क इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। तो ये सेम ही चीज है। हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ इट कैन बी डेवलप्ड इन पीपल। तो लगभग सेम तरह के क्वेश्चन है। इफ यू फॉलो दिस लेक्चर प्रॉपरली तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो, और आपके कहीं मतलब जो 40-50 मार्क्स का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का आता है वो आप इजीली कवर कर सकते हो। अब बात आती है कंटेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। होती क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले तो ये देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये मतलब है कि आप खुद के, सेल्फ के और दूसरों के, अदर्स के, आप इमोशंस को पहली चीज तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अंडरस्टैंड का क्या मतलब है कि कोई गुस्सा है तो आप पहचान पा रहे हो कि वो एंग्री है बंदा। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो आप पहचान पा रहे हो कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। अगर वो डिप्रेस्ड है तो आप पहचान पा रहे हो कि वो डिप्रेस्ड है। अगर वो मोटिवेटेड है तो आप पहचान पा रहे हो कि वो मोटिवेटेड है, ठीक है। दूसरे का भी और खुद का भी। अगर आप एंग्री हो तो आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एंग्री। तो अगर आप ये कर पा रहे हो, और दूसरों का भी कर, और दूसरा है मैनेज इमोशंस। मैनेज मतलब अगर आप एंग्री हो तो इस एंगर को आप खुद के को कम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो विद इन ए लेस पीरियड ऑफ टाइम। आपको लग रहा है कि मैं एंग्री हूं, बट स्टिल आर यू एबल टू मैनेज योर सेल्फ प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप जो है फ्रस्ट्रेटेड हो तो उस पॉइंट पे आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा पाओगे कि नहीं दबा पाओगे, ठीक है। सिमिलरली दूसरों की, अगर दूसरा आदमी एंग्री है तो किस हद तक आप दूसरे के एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली डिप्रेशन एंड मोटिवेशन, कि अगर आप ओवरली मोटिवेटेड, ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आप इसको किस तरीके से कम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, खुद का भी और दूसरों का भी। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मतलब डाइवर्सिफाई करेंगे। तो इसमें एक अप्रोच दी थी हमारी सलोनी एंड मेयर ने। उसने 4 चीजें बताई थी, 4 थिंग्स। इसको बोलते हैं एबिलिटी मॉडल, कि आपके अंदर ये एबिलिटी है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। वो क्या 4 चीजें? पहला होता है परसीविंग इमोशन। परसीविंग इमोशन, अब परसीविंग इमोशन का क्या मतलब है कि इट इज द एबिलिटी टू डिटेक्ट, डिसाइफर इमोशन इन फेसेस, वॉइसेस, पिक्चर्स एंड फीलिंग्स ऑफ ओन एंड ऑल्सो ऑफ अदर्स, ठीक है। कि आप जो भी फील कर रहे हो उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो, पहली चीज तो। कि एंग्री हो तो आप डिटेक्ट कर पा रहे हो एंग्री हो। अब ये डिटेक्शन कहाँ से आता है? ये दूसरे के चेहरे को देख के आप कर पा रहे हो, फेसेस को देख के कर पा रहे हो। वॉइस कैसी है, उसकी तेज है, स्लो है, उससे डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। किसी पिक्चर को देख के कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि वो पिक्चर में किस तरीके का आदमी अपनी फीलिंग शो कर रहा है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज से आप शो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो पहला तो हो गया परसीविंग इमोशन। दूसरा हो गया यूजिंग इमोशन, कि अगर आप एंग्री हो तो उस एंगर को किस तरीके से आप बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग स्किल्स में आता है। तीसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग इमोशन। अंडरस्टैंडिंग इमोशन मतलब कॉम्प्रिहेंड इमोशनल लैंग्वेज, ठीक है। कि आपका कोई इमोशन आ रहा है लेकिन आप उसको क्या मतलब चेंज कर पा रहे हो फॉर द बेटर आउटकम,
है ना। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप एंग्री हो तो एंगर को आप जो है मोटिवेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चौथा हो गया मैनेजिंग इमोशन। कि किस लेवल तक आप अगर एंग्री हो तो उसको कितना लेवल मॉड्यूलेट, ये जो हाई एंग्री हो गया ये लो एंग्री हो गया, तो अगर आप हाई एंग्री हो तो उसको किस लेवल तक आपको लेके जाना है। तो अगर उसको आप कर पा रहे हो कि मुझे इतना एंग्री नहीं रहना है, मुझे थोड़ा कम एंग्री रहना है इस सिचुएशन में, अगर आप ये डिसीजन ले पा रहे हो तो आप इसको कर रहे हो। तो ये चार चीजें होती हैं: परसीविंग इमोशन, यूजिंग इमोशन, अंडरस्टैंड इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशंस। तो अब दूसरी इसकी अप्रोच है डेनियल गोल्डमैन की अप्रोच, जो उसने बताई थी। इन्होंने भी 4 से 5 चीजें दी थी कि ये 4 से 5 चीजें आपके अंदर हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, अगर ये नहीं है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो। पहली क्या चीज थी इन्होंने दी थी? सेल्फ रेगुलेशन, सॉरी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब हो गया? सेल्फ अवेयरनेस का ये मतलब हो गया कि आप इमोशनली अवेयर हो कि नहीं, मतलब वही चीज जो परसीविंग इमोशन में हमने पढ़ी थी, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। मतलब कई बार क्या होता है ना, आप इमोशंस को एक्चुअली समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा कि आप किसी से पूछते हो व्हाट आर यू फीलिंग, मतलब कैसा चल रहा है यार, पता नहीं मेरे को कैसा चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो वो एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आर दे फ्रस्ट्रेटेड और आर दे डिप्रेस्ड और आर दे डिमोटिवेटेड, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। तो वो नहीं कर पा रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन है, डिमोटिवेशन है या डिप्रेशन है, क्या चीज है। ठीक है, अगर वो एंग्री है तो एंगर में भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर वो ये हैं तो क्या उनके अंदर इतनी मतलब कैपेसिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो उसको ओवरकम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली थी? वो बोली थी सेल्फ रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या मतलब हो गया कि जो भी आप फील कर रहे हो उसको ज्यादा या कम रेगुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसको इन अदर टर्म्स कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल, कंट्रोलिंग योर इम्पल्स। मतलब अगर आपको इंस्टेंटली गुस्सा आया है तो किस हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें आ गई सेल्फ रेगुलेशन में? सेल्फ कंट्रोल आ गई, मतलब आप कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर इसमें आ गई कॉन्शियसनेस, कॉन्साइंसियसनेस। देखो ये वर्ड्स हैं, आपको लिबरली यूज करने हैं अपने आंसर्स में। कॉन्शियसनेस, कॉन्साइंसियसनेस का क्या मतलब होता है कि आप कितने डेलिबरेट हो, मतलब कितने आप अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए शिद्दत से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो, कितनी आपके अंदर डेडिकेशन है। तो बेसिकली डेडिकेशन का ये अलग वर्ड है। ठीक है, तीसरा होता है एडेप्टेबिलिटी, कि अगर आप दो लोगों से बैक टू बैक मिल रहे हो, एक आदमी बहुत एंग्री है तो वो आपको गुस्सा दिला के जा रहा है, दूसरा आदमी जो है वो काफी मतलब वल्नरेबल सिचुएशन से आया है, वो एंग्री नहीं है, वो टिमिड है। ठीक है, तो आप इससे करोगे तो इससे एंग्री आप हो जाओगे और दूसरे वाले पे अपना सारा एंगर निकाल दोगे। तो एडेप्टेबिलिटी कितनी है आपके अंदर कि हाँ ठीक है ये एंग्री था, अब मैं शांत हो जाता हूँ क्योंकि मुझे अगले क्लाइंट से मिलना है, उसका हो सकता है मूड ऐसा ना हो। तो ये जो स्किल है इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, फिर इसमें इनोवेशन भी आ जाता है कि अगर आप एडेप्टेबल हो तो आप इनोवेटिव भी हो। ठीक है, इनको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके वो जान लेते हैं। तीसरा इसमें आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने गोल के प्रति कितने ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। मतलब कितनी ज्यादा आप अपने गोल को चाहते हो, वैलेंसी कितनी ज्यादा है आपके अंदर। और इसको अलग टर्म्स में बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लो, कि मतलब कितनी शिद्दत से आप काम करे जा रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो, तो ये सब मोटिवेशन में आता है। ठीक है, अब इनको मोटिवेशन को अगर ब्रेक डाउन करें तो कब बोला जाएगा कि आप मोटिवेटेड हो? अगर आप कमिटेड हो, कमिटमेंट, जैसे उसमें आता है ना सिविल सर्वेंट्स में कि कमिटमेंट टू ड्यूटी होना चाहिए, तो वो वाला कमिटमेंट है ये। ठीक है, अचीवमेंट ड्राइव कितनी है आपके अंदर।
अचीवमेंट ड्राइव कितनी है आपके अंदर, कि कितना अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। इनिशिएटिव कितना है आपके अंदर, कि कोई भी चीज हो रही है तो आप इनिशिएटिव ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। फिर ऑप्टिमिज्म, होप कितनी है आपके अंदर, कि ये हाँ ये चीज अगर मैं कर रहा हूँ तो ये अगर मैं मेहनत करता जाऊंगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये 4 चीजें अगर आपके अंडर है तो आप मोटिवेट रहोगे। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो पहले तो ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, हाँ भाई मेरा हो सकता है अगर मैं मेहनत करूंगा तो। फिर इनिशिएटिव होना चाहिए कि हाँ अब आज मेरे को पॉलिटी स्टार्ट करनी है तो बुक लेके बैठ जाओ, वो इनिशिएटिव हो गया। अचीवमेंट ड्राइव होनी चाहिए कि मुझे करना ही करना है 10 दिन में या 15 दिन में, ठीक है। और डेली उसको फॉलो करना है, कमिटमेंट। अगर ये 4 चीजें कर पा रहे हो तो आप मोटिवेटेड हो, ठीक है। अगर ये इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो गई तो आप मोटिवेटेड नहीं हो। फिर चौथा इसमें क्या आ गया, एम्पैथी। देखो यहां तक ये 3 जो है ना, ये पर्सनल उसमें आते हैं, एस्पेक्ट्स में। पर्सनल एस्पेक्ट्स में मतलब इंट्रा रेगुलेशन, मतलब आपके खुद के अंदर आप कितना मतलब चेंज कर पा रहे हो इमोशंस को। ये हो गया एम्पैथी, ये दूसरों के लिए। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, मैनेजिंग अदर्स में आ गया ये, ठीक है। एम्पैथी का क्या मतलब है, कि कोई सामने वाला आदमी है वो क्या फील कर रहा है आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स। फिर डेवलपिंग अदर्स, एक बार तो तुमने समझ लिया सामने वाला मतलब क्या फील कर रहा है। फिर डेवलपिंग अदर्स ये हो गया कि जो भी वो फील कर रहा है उसकी फीलिंग से उसको एलिविएट करो, ठीक है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो उसे अंडर मतलब बीच में लेके आओ। अगर वो जो है अंडर कॉन्फिडेंट है तो थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस डालो। तो क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है कि सामने वाले को आप मोटिवेट कर पा रहे हो, ठीक है। सामने वाले के इमोशंस को आप ऑल्टर कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आप एम्पैथेटिक हो, ठीक है। फिर सर्विस ओरिएंटेशन होता है कि मतलब आप अगर लीडर हो तो आप अपनी टीम को किस तरीके से मोटिवेट कर पा रहे हो कि टीम भी जो गोल है उसकी तरफ प्रॉपरली काम करे। फिर इसमें एक होती है लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये आप लिबरली अपने एथिक्स के पूरे पेपर में यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन में ही करने हैं, ये पूरे एथिक्स में यूज होते हैं। अब लेवरेजिंग डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, कि जो एम्पैथेटिक नहीं है तो वो बायस्ड होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक वर्क प्लेस है उसमें वुमन भी हो, हर हर कास्ट क्रीड रिलीजन के लोग हों, आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, किसी के प्रति बायस नहीं रख रहे हो। इसका मतलब है लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिक्स, ठीक है। कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रिक्ट में काम करोगे एज एन आईएएस ऑफिसर तो आपको अंडर करंट, पॉलिटिकल अंडर करंट पता होने चाहिए कि क्या माहौल है, ठीक है। वो माहौल को जानना जो है वो भी एक एम्पैथी का रोल प्ले करता है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है आप उसको परसीव कर पा रहे हो, जब भी तो उसको एम्पैथेटिक बोलेंगे, ठीक है। इसमें एक और होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग का क्या मतलब हो गया, सोशल स्किल्स आपके अंदर कितनी है। अब सोशल स्किल्स का क्या मतलब हो गया, कि आप किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस की ताकत आपके अंदर कितनी है, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर पा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, नेगोशिएशन कैपेसिटी कैसी है आपकी, ठीक है। फिर आप बॉन्ड किस तरीके से बना पा रहे हो लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें आपकी सोशल स्किल्स में आ जाती हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप डेनियल गोलमैन की जो डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, आप उसमें खरे उतरते हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो। अब एक एक करके इनको देखते हैं, ये बहुत ही डिटेल में जाता है, ठीक है। कि सेल्फ अवेयरनेस किस चीज को बोलेंगे, कौन आदमी सेल्फ अवेयर होता है, और किस तरीके से ये जो सेल्फ अवेयरनेस है इसको हम अपने अंदर ला सकते हैं। कौन कौन लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, जिनकी गट फीलिंग स्ट्रांग होती है, वो सेल्फ अवेयर होते हैं कि भाई मेरा मन ये कर रहा है, ठीक है। उन्हें पता रहता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू देम, तो उनको बोलेंगे सेल्फ अवेयर। दूसरा, इट सेल्फ अवेयर अगर आप हो तो इट इज इजी टू मेक डिसीजन।
जैसे कि अगर आपको कार चला के जानी है या बाइक चला के जानी है, अगर आप उसमें डिसाइड करना चाह रहे हो, तो आप सेल्फ अवेयरनेस उसमें चाहिए ना कि मेरी जो कैपेसिटी है बाइक चलाने की काफ़ी अच्छी है, मैं कार उतनी अच्छी नहीं चला पाता हूँ। तो अगर आप ये इतना सेल्फ अवेयर भी हो, तो आप बाइक के प्रति या किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लो, ठीक है, कि कोई भी आईएएस अफसर है, ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने जा रहा है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी किस चीज़ में है। या तो उसकी पावर कैपेसिटी है, या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैपेसिटी है। तो जो भी उसके पास अच्छी कैपेसिटी है, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करे वो, बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो गया, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई वैल्यूज, कई लोगों को अपनी वैल्यूज ही पता नहीं होती, कई लोग चीट करते हैं इन सम सिचुएशन, कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसकी वैल्यू है, किसी भी कोई आदमी की कोई भी वैल्यू है, जैसे इंटीग्रिटी एक वैल्यू हो गई, तो उस वैल्यू को वो हमेशा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और पहले तो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि भाई, कई लोगों को पता नहीं लगता वो करप्ट है कि नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, जब आएगा मौका जब देखी जाएगी। नहीं, पहले से डिसाइड करके चलो कि भाई आपकी वैल्यूज क्या है। अगर आप करप्शन फ्यूचर में किसी भी कंडीशन में, चाहे आप मर भी रहे हो, करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करूंगा, लेकिन अगर बहुत प्रेशर आ जाएगा तो करना पड़ेगा, या होता है चलता है। जैसे वो अवध ओझा सर कहते हैं कि भाई, जब सिलेक्शन हो जाओगे तो आपको इतना दहेज मिलेगा, उतना दहेज मिलेगा। तो पहले से माइंड में लेके चलो कि आप लोगे कि नहीं लोगे, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। अपनी वैल्यूज को ना लिखो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू ऑनेस्ट पर्सन, आर यू ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आर यू डू यू टेल ट्रूथ इन ऑल द सिचुएशन, एंड व्हाट आर द सिचुएशन इन विच यू डोंट टेल ट्रूथ। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में कि आप किस तरह के आदमी हो, ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। कई लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, कई लोगों की वीकनेस है। तो ये मालूम होना कि मेरी वीकनेस क्या है, वो भी बहुत बड़ी जरूरत है। कि जैसे सिविल सर्विस प्रेपरेशन में हर आदमी जो है आजमाना चाहता है, लेकिन वो अपनी वीकनेस को नहीं देखना चाहता। वो देखता है स्ट्रेंथ कितनी है मेरे अंदर, और वो स्ट्रेंथ भी ना फॉल्स स्ट्रेंथ होती है। परसीव करता है कि सामने वाले ने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन वो अपनी वीकनेस पे काम नहीं करता है। कुछ भी वीकनेस हो सकती है, उसकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो सकती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं हो सकती है, उसकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं हो सकती है, ठीक है। वो हार्ड वर्किंग उतना नहीं हो सकता है, ठीक है। वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, या उसकी फैमिली सिचुएशन में क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। या उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, या प्रेशर कर रहे हैं, उसका एक खुद का डिसीजन है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर उसको समझ में आती हैं, ठीक है, तो तभी वो एक क्लियर डिसीजन ले पाएगा, है ना। तो ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। डू यू नो योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ठीक है। और जो अपनी स्ट्रेंथ है उनको प्रॉपरली चैनलाइज करो फॉर गोल अचीवमेंट। फिर आ गया इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ कहाँ नापते हो, और ये ट्रू सेल्फ वर्थ होनी चाहिए। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, कोई कंपनी जा रही है, उसने रेवेन्यू अभी थोड़ा सा ही कमाया है, लेकिन वो चार्ज करती है कि भाई मुझे, मेरी तो वैल्यूएशन 100 करोड़ की है। भाई वो शार्क टैंक वाले कहते हैं भाई 100 करोड़ की नहीं, 10 करोड़ की भी नहीं है तेरी वैल्यूएशन, ठीक है। तो सेल्फ वर्थ को एक्यूरेटली एसेस कर पाना भी एक सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है, ठीक है। और अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप अनपॉपुलर डिसीजन भी ले पाओगे। आपने देखा होगा कि कई लीडर्स होते हैं कि जो अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं, जो कि सही है, राइट डिसीजन। कई लोग जो है क्राउड के सकम हो जाते हैं, ठीक है, ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, सकम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे अपने दिमाग से। फॉर इंस्टेंस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग जो है नॉर्मल, जो भी जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे बहुत एब्यूसिव एनवायरनमेंट है, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते जॉब को, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है, कहीं ना कहीं फियर लगा रहता है। बट इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स, कि आपके पास स्किल हैं, तो आप कभी भी नहीं डरोगे दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का पार्ट है, ये भी सेल्फ अवेयरनेस का ही पार्ट होता है। अब इसका अगर एग्जाम्पल लिखने को आया, तो एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे। एग्जाम्पल इसमें ये लिखोगे, जैसे गांधी जी विड्रॉ कर दिया, गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बिकॉज ही वाज सेल्फ अवेयर अबाउट हिज वैल्यूज, व्हाट आर हिज वैल्यूज, नॉन वायलेंस, कि भाई वायलेंस हो गई तो मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, दिस इज अ गेम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, राइट। अब दूसरी बात आती है सेल्फ रेगुलेशन की। सेल्फ रेगुलेशन में हमने पढ़ा था इम्पल्स कितनी ज्यादा आप कंट्रोल कर पा रहे हो अपनी, सॉरी, इम्पल्स कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और दूसरा इसकी जो क्वालिटी है कि कितना भी प्रेशर हो उसमें किस तरीके से आप अपने को हैंडल कर पा रहे हो, स्ट्रेस कितना मैनेज कर पा रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस कई तरीके से आ सकता है कि भाई ऑफिसर ने, आपके सीनियर ने आपको करप्शन का आदेश दे दिया, आप कैसे करोगे, नहीं करोगे या करोगे, आप कैपिचुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कैपिचुलेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। और एक एटीट्यूड आता है नॉन करप्टेबल एटीट्यूड, कि आप अगर अगर अपने वैल्यूज डिसाइड कर ली कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आप मर भी रहे क्यों ना हो, कि आप नहीं करोगे तो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मैनेज करना अपने इमोशंस को और किसी भी सिचुएशन में खड़े रहना, इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। और जो सेल्फ रेगुलेट कर पा रहे हैं ना, दे कैन थिंक लॉजिकली, वो कंफ्यूज नहीं होते, वो लॉजिकली थिंक करते हैं इन प्रेशर, अंडर प्रेशर। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि पेपर यार मुश्किल आ गया और कुछ क्वेश्चन किए तो प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी बात आती है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एग्जाम क्लियर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है सर्विस में जाने के बाद ही आपको ये सब चीजें काम आएंगी, पहले ही काम आएंगी, कि आप अगर अंडर प्रेशर बहुत कामली थिंक करते हो तो आप बहुत अच्छा सेल्फ रेगुलेट करते हो। सेल्फ रेगुलेशन जब आप करते हो ना, तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी आता है। सेंस ऑफ कंट्रोल जब आएगा तो आप एक कामनेस की स्टेट को अचीव करोगे कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ, मैंने मेहनत करी है, मैं कर रहा हूँ, देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ कंट्रोल की वैल्यू आती है। आप इसमें एग्जांपल एमएस धोनी का देखो, ठीक है, कितना भी अंडर प्रेशर हो, लास्ट में दिक्कत आ रही है, जस्ट वेट ए सेकेंड। तो सेंस ऑफ कंट्रोल, सॉरी फॉर द डिले, कि कामनेस है कि नहीं आपके अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल टेम्पटेशन अगर होती है तो आप उसमें बो डाउन नहीं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कि अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है डायबिटिक पर्सनों की शुगर नहीं लेनी है, तो अगर शुगर सामने वाला आदमी बहुत चीनी खा रहा है, मिठाई खा रहा है, केक खा रहा है, तो आप अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी सेल्फ रेगुलेशन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि अगर आपको पढ़ना है 4 घंटे तो पढ़ना है, चाहे किसी का फोन आ जाए, चाहे किसी का कुछ आ जाए, तो ये होता है डिसिप्लिन। तो एक्सटर्नल टेम्पटेशन आप कंट्रोल कर पा रहे हो, जैसे कोई मूवी रिलीज हो गई, किसी दोस्त का फोन आ गया, ठीक है, या फिर आप जो है, मतलब किसी ने बोल दिया कि चल चाय पीने चल रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आप इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, कि भाई थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी मेरा काम है, जो बचा है मैं उसको करके जाऊंगा। तो ये डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो भी आप बहुत अच्छा सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हो, ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल्स क्या किस तरह का डाल सकते हो, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल, अशोक खेमका का एग्जांपल डाल सकते हो कि कुछ भी हो जाए ये बंदा करप्शन नहीं करेगा, ठीक है। दुर्गा शक्ति नागपाल का आप एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है, कि कितनी ज्यादा उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर था उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने अपना जो डिसीजन था उससे नहीं हिली, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। रविकांत गुप्ता का आप एग्जांपल डाल सकते हो। फिर आती है स्टेट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन हम किसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ फ्लो,
स्टेट ऑफ फ्लो को बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, अब इसमें स्टेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना, तो उसको करते जा रहे हो, आपको मजा आ रहा है उसको करने में। ठीक है, यू लाइक इट वट एवर यू आर डूइंग। तो आप ये देखो, अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मतलब है कि आपको एक एक्सटर्नल पुश चाहिए उसके लिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसके लिए एक्सटर्नल पुश की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ रही है, रील्स देखनी पड़ रही हैं। ठीक है, मोटिवेट होने के लिए। तो ये गलत है। अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी है आपकी और आप रील्स देख के मोटिवेट हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से नहीं आ रहा है वो, आप बाहर से सीख कर रहे हो उस चीज को, तो वो गलत है। ठीक है, स्टेट ऑफ फ्लो ये होती है, मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है कि वट एवर यू आर डूइंग यू आर लाइकिंग इट। दैट मीन्स इफ यू आर रीडिंग एथिक्स यू आर लाइकिंग रीडिंग इट, इफ यू आर डूइंग पॉलिटी यू आर लाइकिंग डूइंग पॉलिटी, इफ यू आर राइट मतलब राइटिंग आंसर्स यू आर लाइकिंग राइटिंग द आंसर्स। अगर आप मजा नहीं आ रहा उस चीज में, तो आप मोटिवेटेड नहीं हो। और कोई भी एक्सटर्नल पुश आप कितना भी दे लो, तो वो उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब ये मोटिवेशन कब आता है, व्हाई वी फील मोटिवेटेड। ठीक है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैंने पहले बताया था आपको इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, मोटिवेशन के, कि जैसे कमिटमेंट हो गया, अचीवमेंट ड्राइव हो गया, इनिशिएटिव हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया। ये चार चीजें तो बताई थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी और भी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी उस चीज में एक्सपर्टीज कितनी है। एक्सपर्टीज मींस अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का, उस पेज को आप समझ पा रहे हो, वो हो गई आपकी एक्सपर्टीज। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, और आपने कहीं से हेल्प ली और हेल्प के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो देन यू लैक एक्सपर्टीज। उसमें कोई ब्रोबीट करने का फायदा नहीं है। अगर आपको समझ में आ रही है, देन गो अहेड। ठीक है, फिर जॉब थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए। बहुत ही इजी जॉब हो जाए ना, तो भी उसमें मजा नहीं आता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हमें पसंद है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की 2 साल, तो बहुत मजा आता है उन्हें, तीसरे साल से ना बिल्कुल डिमोटिवेटेड से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चैलेंज लगना बंद हो जाता है। उन्हें लगता है यार सब कुछ तो कर लिया, अब एग्जाम बाई लक बाई चांस नहीं निकला है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करी। तो चैलेंज खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं लर्निंग का। ठीक है, वो प्रोसेस में मजा आना बंद हो जाता है। और जब भी मोटिवेशन आप करते हो ना, तो इनिशियल सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। इनिशियल सेल्फ डिसिप्लिन आपको चाहिए। अब इनिशियल सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, आपको थोड़ा सा पुश चाहिए शुरू में उसको स्टार्ट करने के लिए। जैसे आपने कोई नोवेल देखी, वो पड़ी रहती है, डस्ट खाती रहती है, आप नहीं पढ़ते उसको, लेकिन कभी भी आपने पुश देके उसे स्टार्ट कर दिया और उसके 2-3 पेज पढ़ लिए और आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तो विद इन नो टाइम यू विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर नोवेल। कि आप उसको जो है 2 से 3 दिन में खत्म कर दोगे, अगर आपको मजा आने लग गया तो ये जो मजा आने लग गया ना, इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। और वो मजा जो है ना, रील देख के नहीं आएगा, वो मजा जो है करने से आएगा, जो भी चीज आप कर रहे हो। अब जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, तो मोटिवेशन का मतलब ये भी होता है कि आप प्लानिंग कैसी कर रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि कितने टारगेट में क्या करना है, तो भी आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो। क्योंकि जब आदमी एक टारगेट सेट करता है, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता है टाइमली मैनर में, तब उसका टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो ये स्टेट ऑफ फ्लो, ये लूप आता है। ठीक है, तो आप एक क्वांटिफाइबल टारगेट सेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक क्वांटिफाइबल टारगेट का क्या मतलब है कि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से, जैसे किसी की कैपेसिटी होती है 60 पेज एक दिन में पढ़ना, किसी की कैपेसिटी होती है 40 पेज पढ़ना, तो आप उस हिसाब से अपने टारगेट सेट करो और उस पर फिर काम करने की कोशिश करो। तो ये प्लानिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा आज मैंने कितना पढ़ लिया। जो भी मोटिवेटेड पर्सन होते हैं ना, वो एम्बिग्विटी को लाइक नहीं करते। दे हेट एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है? हैफेजर्डनेस। हैफेजर्डनेस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ एनी ड्रीम। आपको प्लानिंग करके उसमें एग्जीक्यूट करके ही एक स्टेट ऑफ फ्लो ऑफ मोटिवेशन आता है। अगर आप हैफेजर्ड मैनर में काम कर रहे हो, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ ली, किसी में कुछ भी अचीव नहीं हुआ, तो भाई फिर सिस्टम खराब है। तो आप जो है तैयारी बहुत जल्दी छोड़ दोगे और आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। ठीक है,
अब जो मोटिवेटेड पर्सन होते हैं ना, वो प्रोएक्टिविटी दिखाते हैं अपने काम में। ठीक है, प्रोएक्टिविटी दिखाते हैं कि अगर आप मोटिवेटेड हो सिविल सर्विस तो आप प्रोएक्टिविटी दिखाओगे, जाके कोचिंग में फीस दोगे या फिर कहीं दिल्ली भागोगे, तो वो प्रोएक्टिवनेस आ गई। वो किसी भी काम के लिए हो सकती है, उसे छोटे टास्क में आप ब्रेक कर सकते हो। लेट से आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो प्रोएक्टिविटी दिखाओ कि भाई जल्दी खत्म करना है मुझे। ठीक है, अब एक और क्वालिटी होती है मोटिवेटेड पर्सन की, दे आर ड्राइव्ड बाई होप रादर देन फियर ऑफ फेलियर। तो वो होप से अपना जो है मोटिवेशन ड्राइव करते हैं रादर देन फियर ऑफ फेलियर। वो डरते काम है, अपना एफर्ट डालते हैं कि हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टास्क है वो कंप्लीट हमारा हो जाएगा, अपना एफर्ट डालते हैं और उस टास्क का जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे ऑप्टिमिज्म मैंने बोला था। अब इसमें क्या आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। बिल गेट्स है, एलोन मस्क है, डी श्रीधरन है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, नरेंद्र मोदी है, एग्जांपल ले सकते हो आप। फिर इसके बाद आता है एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर फीलिंग इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक एम्पैथेटिक एंगर होता है ना, वो सेंस ऑफ जस्टिस देता है, सेंस ऑफ जस्टिस। जैसे रेप हो जाता है लेट से, तो आप उस आदमी के दर्द को या फिर उस लेडी के दर्द को फील करते हो, तो उससे क्या होता है, एंगर जनरेट होता है। उस एंगर से लगता है जस्टिस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एम्पैथी का पार्ट है कि आप दूसरे के इमोशन को, दूसरे की मतलब अपने आप को दूसरे की कंडीशन में रख के सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। अगर आप पा रहे हो तो आप एम्पैथेटिक हो, अगर आप नहीं पा रहे हो तो आप एम्पैथेटिक नहीं हो। अब इसका भी एक स्केल होता है, कई लोग तो काफी ज्यादा हो जाते हैं यार, वो परेशान ही हो जाते हैं। कई लोग जो है बिल्कुल ही रहते हैं, अबे यार क्या ही है, मतलब उसने सोचा होगा, वो सोचना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उन्हें फिर गिल्ट फील होगा या जो भी फील होगा। ठीक है, और कई लोग मीडियम में रहते हैं, स्पेक्ट्रम है, पूरा स्पेक्ट्रम में रहते हैं। कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता है, कोई ज्यादा फील करता है, कोई कम फील करता है। आपने देखा होगा कोई भी रोड एक्सीडेंट है, कई लोग जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई लोग जो है बिल्कुल इमोशनल होके जो है रोने लग जाते हैं टाइप्स। तो इस तरह की सिचुएशन होती है एम्पैथी वाली। ठीक है, अब इसमें भी रेगुलेशन है कि अगर आप एम्पैथेटिक हो सही है, लेकिन इसमें रेगुलेशन इस तरह की होनी चाहिए कि आप इसको काम भी करो, मतलब उस पर एक्ट भी करो, और खुद अपने आप को वल्नरेबल नहीं होने दो, वल्नरेबल नहीं होने दो। ठीक है, तो ये भी एम्पैथी हमें बताती है। अब कौन एम्पैथी जो होते हैं, एम्पैथेटिक पर्सन जो होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, जेएस मिल ने बोला था, एम्पैथी इज ए गार्जियन ऑफ जस्टिस। एम्पैथी इज गार्जियन ऑफ जस्टिस। तो आप इस तरह का कोट भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एम्पैथेटिक पर्सन की, दे आर गुड लिसनर्स। उनकी लिसनिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। अगर आप सुन ही नहीं रहे हो किसी की बात, अगर आप जानना ही नहीं चाह रहे हो, तो आप एम्पैथेटिक कैसे होगे। ठीक है, तो आपको, आपने कई जगह देखा होगा लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एम्पैथेटिक वाली बात हो रही है। ठीक है, दे आर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी लूज नहीं करते हैं। कहीं पे हादसा हुआ है तो वहां जाके सपोर्ट करते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं लोग। ठीक है, दे हेल्प अदर्स, दे ट्रस्ट अदर्स। अगर कोई आदमी ट्रस्ट नहीं करता है ना, तो वो भी एम्पैथेटिक कम होता है। उसे नहीं पता है कि आपकी सिचुएशन में आप क्या फील कर रहे हो, आप कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ठीक है, फिर दे कीप देमसेल्फ अवेलेबल टू अदर्स। अगर आप एम्पैथेटिक हो लेकिन आप अवेलेबल ही नहीं हो, तो क्या फायदा उसका। कीप देमसेल्फ अवेलेबल टू अदर्स। फिर दे शो रेस्पेक्ट, ये डाइवर्सिटी लेवरेज करते हैं, दैट मीन्स दे शो रेस्पेक्ट टू अदर्स। जैसे या तो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्रीड हो गया, रेस हो गया। ठीक है, तो हर आदमी को ये अपनी रेस्पेक्ट शो करते हैं। जो रेस्पेक्ट शो नहीं करता, इज नॉट एन एम्पैथेटिक पर्सन। ठीक है, दे आर मोर पॉलिटिकली अवेयर।
मतलब वही अंडर करेंट्स, पॉलिटिकल अंडर करेंट्स इन्हें पता होते हैं कि क्या माहौल चल रहा है बेसिकली। आप एग्जाम्पल इसमें कोई भी लिख सकते हो, जैसे गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट सत्याग्रह किया था, बिकॉज दे ही अंडरस्टूड द इमोशंस ऑफ अदर्स। सॉल्ट सत्याग्रह की ये मासेस की प्रॉब्लम है, तो उसका आप एग्जाम्पल क्लियरली लिख सकते हो। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एम्पैथी कभी कभी हार्मफुल भी हो जाती है। जैसे आपको पता लग गया होगा कि अगर आप ओवर एम्पैथेटिक हो, या फिर आप अपने को हमेशा के लिए दूसरों को ही अवेलेबल कर रहे हो, ठीक है, तो आपका खुद का काम हैम्पर हो रहा है। आप जो है एक ग्रुप को अपनी सारा टाइम दे रहे हो, दूसरे ग्रुप को नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो इट कैन बी हार्मफुल। ठीक है, तो इट कैन समटाइम्स लीड टू इरेशनल डिसीजंस। जैसे कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारकाट हो रही है, तो क्या इरेशनल डिसीजन लेना चाहिए कि सारे के सारे हिंदूज हैं और उनको जो है बॉर्डर्स खोल के मतलब अपने देश में ले आओ? तो ये है, लेकिन इसके क्या रिपरकशंस होंगे वो भी हमें देखने पड़ेंगे। नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के साथ हमेशा के लिए जो हमारे रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, तो इरेशनल डिसीजन हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभार ये हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, दूसरा इसमें ये होता है कि एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे त्रासदी हो गई, तो आप डिस्ट्रेस में आ जाते हो। जब डिस्ट्रेस में आ जाओगे तो आपका दिमाग ही काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिकल प्रोफेशन में देखा गया है कि मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग मिलती है उन्हें कि ऑल्दो दे आर एम्पैथेटिक, दे आर कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर, बट दे डोंट लेट देमसेल्फ बी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो स्ट्रांग होना भी कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, फिर एम्पैथेटिक पॉलिटिक्स में भी आ जाता है कि अगर आप किसी आइडियोलॉजी के लिए प्रति एम्पैथेटिक हो, तो आप न्यूट्रल कैसे रहोगे? तो ये न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट भी काम करने लग गया। तो आपको ये रहना है कि आप अपने माइंड में रखो एम्पैथी, ठीक है, लेकिन आपको वो शो नहीं करनी है, आपको रेगुलेट करने आने चाहिए आपके जो इमोशंस हैं, रेगुलेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सिविल सर्वेंट की बहुत ज्यादा बड़ी क्वालिटी है। अगर आप एम्पैथेटिक हो और इंटीग्रिटी आपके अंदर नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो आप मैनिपुलेटिव हो जाओगे। मतलब आप ऑनेस्ट नहीं हो और दूसरे को उसको समझ पा रहे हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो सामने वाले की वल्नरेबिलिटी को आप अपने फायदे के लिए यूज करोगे, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। जैसे कोचिंग माफिया का आप एग्जांपल ले लो, सामने वाले की वल्नरेबिलिटी है, पहले तो उसे सपने दिखाए और फिर उसे बोला कि आप खुद से नहीं सपने पूरे कर सकते हो, फिर उसकी वल्नरेबिलिटी को यूज करके आप पैसे कमा रहे हो बेसिकली। तो ये क्या है? एम्पैथी तो है, हाँ भाई तुम्हें बनना है, हम तुम्हें बनाएंगे, लेकिन उनकी जो कमजोरी है उसको तुम गलत यूटिलाइज कर रहे हो। जो कोर्स पेन ड्राइव का दृष्टि आईएएस ने बेचा था, ठीक है, 80-80 हजार में, 1-1 लाख में, वो कोर्स 5,000 का भी बेचते ना, तो भी वो प्रॉफिट कमा लेते अच्छा खासा। लेकिन फिर भी उन्होंने 80,000 में बेचा ताकि अरबों का प्रॉफिट है। तो दैट इज लाइक, स्पेशली इन एजुकेशन, सो दैट इज वेरी बैड, है ना। फिर सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्पैथी के बाद, कि आप एम्पैथेटिक हो, ठीक है, लेकिन उस एम्पैथी को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, वो भी एक बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है। कि जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस रखता है, ही शुड बी सोशली इंटेलिजेंट। अब सोशल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, आप इसको स्ट्रीट इंटेलिजेंस के नाम से भी देख सकते हो, स्ट्रीट इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से स्ट्रीट इंटेलिजेंस, सोशली इंटेलिजेंस हमारे अंदर आती है, ठीक है, और ये क्यों आती है? देखो, ये आती है, इमोशंस जो है ना कंटेजियस होते हैं, इमोशंस आर कंटेजियस। इसका क्या मतलब है इमोशंस आर कंटेजियस? कंटेजियस मतलब फैलना, इमोशन फैलते हैं। कि अगर आप रील देखते हो, उसमें कोई बच्चा है और वो काफी क्यूट लग रहा है, तो आप ना बहुत ही ज्यादा क्यूटनेस वाली फीलिंग आ जाती है। या फिर कहीं पे कोई आदमी लाफ कर रहा है एंड विदाउट एनी पर्पज लाफ कर रहा है, तो आपको भी हंसी आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं रोड पे जा रहे हो और किसी छोटे से बच्चे ने आपके सामने स्माइल कर दी, तो स्माइल बैक यू स्माइल बैक। ठीक है, तो इमोशंस होते हैं कंटेजियस। तो उन इमोशंस को आप उस कंटेजियन को यूज करके कैसे अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज है।
जैसे कि इसका पहला है इन्फ्लुएंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। इन्फ्लुएंस में क्या आता है कि विनिंग पीपल हर्ट्स। जैसे कश्मीर में जो हमारी इंडियन आर्मी थी, उसका क्या मोटो था, वहम स्ट्रेटेजी थी, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड ऑफ पीपल, वहम स्ट्रेटेजी। तो वो यही स्ट्रेटेजी थी, इसी सोशल स्किल का यूज करके आर्मी ने एक गुडविल तैयार करी है डिफरेंट पार्ट्स वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड ऑफ कॉमनैलिटी होता है पहले। अब एक कॉमनैलिटी डिस्कस करते हैं कि यार तू यहाँ से आता है, इस जगह से आता है, चलो मैं भी इस जगह से आता हूँ, चलो दोस्त बन जाते हैं। या फिर तू इस रिलीजन का है, मैं भी इस रिलीजन, दोस्त बन जाते हैं। तो इस कास्ट का है, आपने देखा होगा ये सोशल ग्रुप्स बनते हैं ना, वो मोस्टली कॉमन उनके ट्रेड्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कश्मीरी पंडित है, कहीं भी कश्मीरी पंडित मिल जाएगा तो उससे कॉमन बॉन्ड ऑफ कॉमनैलिटी, सहानुभूति रखते हैं। तो इट हैपन्स एवरीवेयर। इंडियंस जाते हैं यूएस में, वहां भी सारे इंडियंस मिलके जो है एक कॉमनैलिटी का बॉन्ड डेवलप करके ना एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहते हैं। तो ये बॉन्ड ऑफ कॉमनैलिटी डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है कोई बॉन्ड ऑफ कॉमन, तो कुछ भी करो, आइडियोलॉजी का करो। ठीक है। दूसरा इसमें क्या रहता है कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, अगर कॉमनैलिटी भी नहीं है तो योर आर्ग्यूमेंट्स विल प्ले, कि अगर कोई भी कंफ्रंटेशन कहीं भी हो रही है तो इफ यू हैव अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, तो वहां पे एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा कि ये बंदा नहीं, बेशक अपोनेंट है बट इट इज ए गुड पर्सन। ठीक है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, इसमें एक रोल इन्फ्लुएंस का आता है प्रोपेगेंडा का। आपने देखा होगा चाइना में या फिर रशिया में तो प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, स्टेट प्रोपेगेंडा। तो वो भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली पीपल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रोपेगेंडा से, है ना। तो अब प्रोपेगेंडा किस तरीके से काम करता है, मीडिया से काम करता है, पर्सनैलिटी से काम करता है, पावर से काम करता है। ठीक है, मोनोपोली से काम करता है, मतलब मोनोपोली होनी चाहिए उस प्रोपेगेंडा की। तो ये प्रोपेगेंडा काम करते हैं। ठीक है, इससे भी इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है। फिर इसमें है कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो हमने परसुएशन में क्या पढ़ा था, हु सेड व्हाट टू whom, मतलब ऑडियंस क्या है, मैसेज क्या है, और कौन मैसेज को डिलीवर कर रहा है, जिस जिस आदमी का एक्सपर्टीज है। तो ये तीन चीज होनी चाहिए, और ये तीन चीज अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर हो। अब इसमें क्या क्या क्वालिटीज होती है गुड कम्युनिकेशन की। पहली क्वालिटी ये हो गई कि क्लियर एंड एम्बिगुअस मैसेज होना चाहिए, मैसेज शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है, दूसरा होना चाहिए कि इसमें इमोशंस होने चाहिए अटैच। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, इलस्ट्रेशन हो गए, अपील हो गई। अपील की तरीके से आपको इसमें मैसेज देना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो इमोशंस हैं उसकी वैलिडिटी बढ़ती है। फिर इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग में एक और चीज आती है, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अगर झगड़ा हो रहा है कहीं पे या फिर किसी देशों में झगड़ा हो रहा है, तो आप अगर डिप्लोमेट हो तो आप किस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो भी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का पार्ट होता है। सबसे पहला जब भी कॉन्फ्लिक्ट कोई रिजॉल्व होता है ना, तो ये जैसे पबेड में तो इसकी थ्योरीज है, मैनेजमेंट में भी थ्योरीज हैं। तो सबसे पहला है कि ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ओपन। आप पहले जो कॉन्फ्लिक्ट के जो पैरामीटर्स है ना उनको खुलेआम रखो। कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सामने वाला सोच ही क्या रहा है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें होता है एंगेज इन डिबेट्स, डिस्कशन एंड डिबेट्स। कि हर जो भी फॉल्ट लाइन है, जिस पे भी डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, उन पे डिस्कस करो एंड मीटिंग ग्राउंड फाइंड करो, फाइंड द मीटिंग ग्राउंड। कि जिन जिन चीजों पे आप जो है सहमत हो, उन चीजों को पहले आउटलाइन करो और फिर रिजॉल्व
रिमेनिंग इश्यूज। अब जो भी आपके मतलब चीजें हैं जहां पे मतलब डिसीजन साथ में नहीं आ रहा है ना, उन चीजों पे आप काम करने की कोशिश करो, इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड करो। ये अप्रोच दी थी एमपी फोले ने। ये हमारी मैनेजमेंट थिंकर है एक, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का आप देख सकते हो, इस तरीके से होता ही है, ठीक है। अब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाते हैं, स्पेशली इट हेल्प्स इन डिप्लोमेसी, ठीक है। अब इसमें आर्ट और नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी, और ये हर जगह यूज होती है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, ये स्किल्स आपको नहीं आती हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। ये ट्रेनिंग मिलेगी आपको, लेकिन अभी से आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मीडिएशन आप कर पा रहे हो, जुडिशरी में तो ये होता ही होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे, जैसे एस जयशंकर ने न्यूक्लियर डील साइन करवाई थी, मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, वो भी एक नेगोशिएशन मीडिएशन का पार्ट है, क्योंकि उस टाइम के जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर नॉट रेडी फॉर दोज रिफॉर्म्स, बट ही पुश्ड इट। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई, उन्होंने अपनी नेगोशिएशन स्किल दिखाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आईएमएफ डील उन्होंने कराई 1991 की। तो ये सारे एग्जांपल आप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इजीली लिख सकते हो। इसके बाद इसमें आता है लीडरशिप। देखो, लीडरशिप ऑफ मैनेजर में मैंने अभी अंतर बताया था कि लीडरशिप इज इमोशनल, मैनेजर इज लाइक ऑब्जेक्टिव। तो इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, बहुत ज्यादा क्या पूछा जाता है। देखो, लीडरशिप इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशिएटिव, मैनेजर इज रिएक्टिव। मैनेजर जब प्रॉब्लम आएगी जब ही काम करेगा, लेकिन लीडर क्या होगा, वो प्रॉब्लम को पहले से एंटिसिपेट करके पहले से ही अपने मेजर्स लेने शुरू कर देगा। लीडरशिप इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल होती है, ये पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होती है, लीडर किसी भी एम्प्लॉय से बनाता है या फिर किसी से भी चीज से बनाता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, वो एक तरीके से पर्सनल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो लीडरशिप स्टाइल है वो, ठीक है। ये फॉर्मल होती है, ठीक है। फिर रिलेशनशिप इज इमोटिव, जैसे मैंने बोला था, एंड दिस इज रैशनल। रिलेशनशिप क्या करता है ना, अपने जो उसके अंडर काम करते हैं लीडर के अंदर, उन्हें इंस्पायर करता है, ही गिव इंस्पिरेशन। बट मैनेजर क्या करता है, उन्हें कमांड करता है, कंट्रोल करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। मैनेजर जो है वो फियर का ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है, लेकिन लीडर क्या करता है, वो फियर का इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है। ही बिल्ड्स होप। तो ये अंतर है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में। लीडर क्या करता है, चेंज कैटलिस्ट होता है। अब ये जैसे चेंज कैटलिस्ट वाला कीवर्ड हो गया, मैंने इस लेक्चर में 100 कीवर्ड डाले हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चेंज कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें आइडिया जनरेट कर रहे हो आप, और उस आइडिया को आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये दो चीज अगर हैं आपके अंदर, तो आप चेंज कैटलिस्ट हो, ठीक है। मतलब, एंड इफ यू हैव द एबिलिटी टू चैलेंज स्टेटस को स्टेटस को है, उसको चैलेंज कर रहे हो ना, तो आप चेंज कैटलिस्ट हो, आप लीडर हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं एथिक्स के लिए। फिर इसमें और भी चीज आती है, जैसे बिल्डिंग बॉन्ड हो गई। आप बॉन्ड बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो अपनी टीम से। अब बॉन्ड जब बना पाओगे, तो इसमें कुछ स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड, जैसे एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए और जब ही तो बॉन्ड बना पाओगे। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, तो आप आईएएस आईपीएस बन ही नहीं, मतलब बन भी जाओगे, ठीक है, एग्जाम क्रैक करके, लेकिन उसमें सूट नहीं कर पाओगे आप। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो छोड़ देते हैं नौकरी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें एक्सट्रोवर्जन पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी है इसमें। फिर होता है टीम कैपेबिलिटी, मतलब टीम को आप जो है चैनलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक कोई टीम है, 10 मेंबर है, कोई इधर सोच रहा 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 है। तो आपका काम क्या है कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में सोचे, तो इसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन आप टीम का कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपकी सोशल स्किल में ही आता है।
ठीक है। अब जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें तो आप डाल सकते हो कि मोटिवेटेड हो, सेल्फ अवेयर हो, तो क्या क्या फायदे हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए। तो एक बार ये देख लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ ही गया कि क्या बेनिफिट्स हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो आप किस तरीके से उनको रिजॉल्व करोगे। ठीक है। जैसे लीडरशिप, लीडरशिप है जैसे मैंने बताया था, आप एग्जांपल दे सकते हो सुंदर पिचाई का, आप एग्जांपल दे सकते हो क्या नाम था उसका, एप्पल वाले का, भूल गया मैं, दिमाग से निकल गया। फिर एडेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 क्राइसिस में काफी चेंजेस किए थे अपनी जो है रेट्स में, ठीक है, और अपनी पॉलिसीज में, ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। ट्रस्ट बिल्डिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, टाटा ट्रस्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर रेजिलियंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे पीवी संधू ने रेजिलियंस बिल्ड किया था, है ना। आप इसमें गौरी शंकर जोशी का भी एग्जांपल लिख सकते हो, इन्होंने पंचकुला वायलेंस में किस तरीके से रेजिलियंस दिखाया था, ठीक है। और दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जांपल लिख सकते हो। फिर कोलैबोरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेनिफिट है, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो ये सब काम कर सकते हो। यू कैन बी ए गुड लीडर, यू आर अडेप्टेबल, यू कैन बिल्ड ट्रस्ट, यू आर रेजिलियंट, देन यू आर गुड फॉर लाइक रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। जैसे देवी शेट्टी ने हेल्थ केयर को एक्सेसिबल किया था, नारायणा हेल्थ वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। और डिसीजन मेकिंग आप अच्छी कर सकते हो अंडर प्रेशर, MS धोनी का एग्जाम्पल है। आपके लिए कल्चरल सेंसिटिविटी रहेगी, ठीक है, जैसे ग्लोबल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए अमरिंदर सेन ने अप्रोच दी थी, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हो, गौरी शंकर जोशी का आपने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आप इसमें जैसे S जयशंकर, मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था वो भी दे सकते हो। फिर वर्क प्लेस में आप जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हो, जैसे इंदिरा नूई ने किया था, ठीक है, पेप्सिको लिमिटेड में। ई श्रीधरन का आप इसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल ले सकते हो, कैसे उन्होंने दिल्ली मेट्रो को एक ब्रांड बनाया है, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो में हर एम्प्लॉय जो है काफी खुश रहता है। फिर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप सोसाइटी को पॉजिटिव चेंज के लिए, जैसे कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से इन्होंने समाज में चेंज लाने के लिए चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए किस तरीके से एक माहौल बनाया, चेंज किया। अब पर्सनल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस के मैंने बताया था जो पहले तीन थे, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो इन तीन में जो भी मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे वो सारे डाल सकते हो। अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो ये कर दिया कि सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने के लिए हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, कि जैसे अवॉइड इंपल्सिव डिसीजन, डीप ब्रेथ ले लो, ठीक है, बिफोर रिएक्टिंग ऑन एंगर, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे हम रिमूव मतलब अपने को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हो। अब ये जैसे क्वेश्चन आ गया ना, हाउ टू इनकलकेट AI इन पर्सनल लाइफ, तो ये आप आंसर लिख सकते हो कि फीडबैक को एम्प्रेस करना चाहिए, यू शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, यू शुड हैव पेशेंस, फोस्टर सोशल स्किल्स, ठीक है। जैसे गांधी जी ने काफी कंपोज रहे थे जब उनका खिलाफ क्रिटिसिज्म होता था, तो ज्यादा बोलते नहीं थे वो। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको होना चाहिए। फिर कॉन्सिक्वेंसेज आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा। अपने होराइजन को एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। और मतलब अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस रहते हैं, मतलब आप करोगे। जैसे एग्जांपल आप भारत दर्शन का ले सकते हो, ठीक है, विलेज विजिट का ले सकते हो ड्यूरिंग द भाषण ट्रेनिंग। अब सिविल सर्वेंट्स में किस तरीके से किया जाए, तो वही सेम ही चीज है, एम्पैथी बिल्ड करो, सेल्फ अवेयर करो, एथिकल डिसीजन मेकिंग करवाओ, ठीक है, मेंटरशिप दो, असेसमेंट करो, उनके फीडबैक लो, ठीक है, ट्रेनिंग कराओ, माइंडफुलनेस योगा प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है। तो आप ये देखना जैसे स्टिमुलेटिंग मीटिंग विद फार्मर्स, ठीक है, विलेज विजिट, प्रैक्टिस योगा, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो उनको मॉर्निंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इमोशनल गाइडेंस के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। अब उनकी जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है वो उन्हीं DMs के अंदर होती है जो कि काफी सक्सेसफुल DMs होते हैं, ठीक है, ताकि वो इंस्पायर हो सके, बिल्डिंग इंस्पिरेशन। तो ये सारी चीजें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आप प्रॉपरली लिबरली यूज कर सकते हो। आई होप दैट ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द UPSC टिल नाउ आर कवर्ड फ्रॉम दिस लेक्चर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद। तो थैंक यू ऑल, इतना ही इस लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।